नमस्कार, मैं हूँ शशि शंकर विक, आप मेरे साथ देख रहे हैं मैटर टू लाइफ। मैटर टू लाइफ में आज मैं आपको एक ऐसी रियल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये ऐसी रियल स्टोरी है, जो कि आपने कल्पना भी नहीं की, कल्पना से परे रियल स्टोरी। ये 2014 की बात है, 2014 इटावा से ये कहानी है। इटावा में एक परिवार रहता था, जिसके माता-पिता बहुत सक्षम थे। उनकी 2 लड़कियाँ थीं, एक का नाम अंजू था, दूसरा का नाम शिखा था। दोनों लड़कियाँ थीं और एक का लड़का भी था, जिसका नाम था अशोक। 3 बच्चे थे उस इंसान के और वो अपना अच्छी-भरी ज़िंदगी में चल। शिखा के जो पिताजी थे, वो एक प्राइवेट नौकरी में काम करते थे और प्राइवेट नौकरी से का बहुत अच्छा फैक्ट्री थी, वहाँ पे काम करते थे। उनको काफ़ी अच्छा आमदनी हो जाती थी, जिससे उनका घर-बार चलता था। A1 क्लास की उनकी नौकरी थी। तो शिखा के जो पिताजी थे, वो दिन-रात मेहनत करते थे, क्योंकि उनकी 2 लड़कियाँ थीं और 1 लड़का। उनका सबसे बड़ा ये सपना था कि दोनों लड़कियों की मैं अच्छी से अच्छी शादी करूँ और लड़के की भी अच्छी शादी करूँ, ताकि ये लोग अपना ज़िंदगी गुज़ार सकें। शिखा के पिताजी अशोक बहुत ही सुलझे हुए थे, बहुत ही कम बोलते थे, कानून घर में कम लगाते थे, जिससे कि लड़का और इनकी 2 जो बिटिया थी, वो धीरे-धीरे इनके हाथ से निकल। शिखा जब बीए में पढ़ती थी, तो किसी के यहाँ एक शादी में गई। इस शादी में अपनी मम्मी से पूछ के सहेलियों के साथ शादी। वहाँ पे इसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होती है, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर, टैक्सी को चलाता है और उसके पिताजी भी टैक्सी चलाते हैं, वो खुद भी टैक्सी चलाता है। उसका नाम होता है राजेश। वो टैक्सी चलाते हैं और टैक्सी चलाते हुए वो वहाँ पे अप एंड डाउन का उनको काम मिला हुआ था कि आप लोगों को छोड़ के आएँ, लेके आएँ। उसी में शिखा से मुलाकात होती है उस टैक्सी ड्राइवर की, राजेश। राजेश शिखा को पसंद करने लगता है। शिखा दूर-दूर जाती है उससे, लेकिन शिखा अपनी सहेलियों से मिलती है, लेकिन ये बार-बार उनके पास जाके शिखा को प्रोपेगेट करता है, उससे मिलने की कोशिश करता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, प्लस उससे मोबाइल नंबर लेने की कोशिश। ये बहुत ही एक छोटे किस्म का इंसान था, जो ये इस तरह के हरकत कर रहा था। राजेश को ये नहीं पता था कि जिस तरह की ये हरकत कर रहा है, आगे चल के उसको कितना महँगा। राज राजेश ने ये सोचा कि जो शिखा है, पहले तो उसकी पूरी फैमिली के बारे में इसने पता किया। उसने सोचा कि ये धनाढ्य परिवार है, इस परिवार की अगर इस लड़की को मैं अपने कब्ज़े में कर लेता हूँ, तो मेरी ज़िंदगी भी बन जाएगी, मेरे माँ-बाप की ज़िंदगी बन जाएगी और मेरी फैमिली भी बहुत अच्छी। इसने शिखा को कब्ज़े में करने की कोशिश की। शिखा बीए पढ़ती थी, सीधी-सादी लड़की थी और ये सेकंड नंबर पे थी। बड़ी वाली जो जो इसकी दीदी थी, वो अभी अनमैरिड थी। इसने छोटी वाली पे निगाह डाली थी। अब छोटी वाली पे निगाह डालने से छोटी वाली जो शिखा थी, वो इसके कब्ज़े में आ गई। धीरे-धीरे आना-जाना लगा रहा और धीरे-धीरे रमेश ने इसको कब्ज़े में कर लिया और कब्ज़े में करने के बाद इसको काफ़ी इसके पीछे पड़ा रहा और इन दोनों में एक तरह से प्यार, वो भी प्यार बोथ साइडेड नहीं, वन साइडेड कहा जाए। क्योंकि लड़का जो रमेश था वो 10th पास था और लड़की बीए पास थी। लड़की को जब ये पता चलता है कि लड़का घर से कुछ नहीं कमाता है या घर में कुछ नहीं है इसके, फिर भी लड़की के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि लड़का जो था रमेश, वो बहुत ज़्यादा दारू पीता था और पी-पी के ऐसी हरकतें करता था, बरसात में नीचे खड़े हो जाना, घर के नीचे खड़े हो जाना, चिल्लाना और कि घर वालों को गालियाँ देना, लड़की को बाहर
का मुझे मिलना है, मुझे देखना है। शिखा बहुत परेशान हो चुकी थी। शिखा की परेशानी का एक और मेन कारण था कि अभी उसकी बड़ी बहन की शादी नहीं हुई थी। अब बड़ी बहन की शादी नहीं हुई थी, छोटी बहन की शादी कैसे हो सकती है? ये भी एक बहुत बड़ा कारण था शिखा को। लेकिन शिखा ये सारी चीजें नहीं समझ पाई और उसको ये बातें सब समझ में आ गई रमेश को। उसने सोचा कि अगर मैं शिखा को किसी भी तरह अपने कब्जे में कर लेता हूं तो पहले इसकी शादी होगी, बाद में बड़ी की शादी। हुआ भी यही। रमेश ने शिखा को कब्जे में करने के लिए उसको एक दिन उसके घर गया, जिस दिन उसके मम्मी पापा घर में नहीं थे। वो गांव गए हुए थे और इटावा में गया, उनके पास मिला, लड़की को बहुत समझाया और उसको बोला कि मैं आपके पास आ रहा हूँ शाम को। लड़की ने बोला शिखा ने कि हाँ मेरे कोई नहीं है, आप आओ और बैठ के बात करेंगे। ये जाते हैं, बात करते हैं। बात करते करते इनको कोल्ड ड्रिंक्स में शिखा को लेडीज वाइन मिला के लाते। अब लेडीज वाइन शिखा पी लेती हैं। जब शिखा पी लेती हैं लेडीज वाइन, कोक में मिला के देते हैं। जब कोक में मिला के दे दिया जाता है वो पी जाती है कोक के बहाने। अब पीने के बाद उसको धीरे धीरे नशा चढ़ता है। शिखा शिखा ने कभी इस तरह का इंटॉक्सिकेशन चीज नहीं लिया। शिखा को नशा चढ़ जाता है। शिखा नशे में कुछ उसको होश नहीं रहता है और रमेश ने वो सारी हद पार कर दी जो कि एक इंसान को शादी के बाद पार करनी थी। वो सारी हदें वो पार कर चुका। शिखा को जनरल वाइन पिला। शिखा को जब होश आती है, शिखा ये देखती है कि वो जा चुके थे और ये अपने घर में सोई हुई, चुपचाप सोई हुई थी। इनके पिताजी भी आते हैं, इसको जगाने की कोशिश करते हैं, पिताजी से भी नहीं जगती हैं। लोग पिताजी ने भी सोचा इनकी तबीयत ठीक नहीं होगी, काफी थकी होगी, इसलिए उसने भी ज्यादा प्रयास नहीं किया, वो भी चली। दूसरे दिन जब शिखा को ये सारी हरकतें इसकी पता चली रमेश की, तो ये रमेश के घर जाती है और उसको बोलती है कि आपने ये मेरे साथ क्या किया। अब मैं आपको ये हिदायत देती हूँ कि आप मुझसे जल्द से जल्द शादी करें। क्यों? क्योंकि ये हरकत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और ये जो आपने किया है, मेरी इज्जत आबरू अब आपके। रमेश तो यही चाहता था। रमेश यही चाहता था कि किसी तरह से ये लड़की हम ही भरे तो हम आगे कदम उठाएं। अब रमेश के माता पिता, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर थे, ये शिखा के पिताजी के पास जाते हैं और शिखा जी के पिताजी से मत मांगते हैं। शिखा के पिताजी बहुत आनाकानी करते हैं, बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है और हम आपके यहाँ लड़की नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी बहुत फोर्स करती है कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी है, नहीं तो मैं घर बार छोड़ के चली जाऊंगी। मम्मी पापा भी इसके खूब समझाते हैं शिखा को, लेकिन शिखा को समझ में नहीं आता। और शिखा को नहीं समझ में आता है तो रमेश अपने घर चला जाता है और एक दिन शिखा अपने घर से ये कह के जाती है कि मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ और चली जाती है रमेश के घर। जब रमेश के घर चली जाती है, ये उस समय जाती है रमेश के घर जबकि इसको ये पता चल गया था कि ये प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी का इसको कैसे पता चलता है? इसकी एक दोस्त थी, उसकी दोस्त के पास एक गई, उसने बोला मेरा दिल मचल रहा है, मुझे उल्टी हो रही है, मुझे खाने का मन नहीं कर रहा है। तो ये एक डॉक्टर के पास, जब एक डॉक्टर के पास गई, लेडी डॉक्टर के पास, लेडी डॉक्टर ने इनको देखा और बोला आप तो प्रेग्नेंट। उसने बोला है मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ, मैं तो शादीशुदा ही नहीं। उन्होंने बोला, तब शिखा को समझ में आ गया कि कहाँ गलती हुई है। शिखा फौरन उसके घर जाती है, अपने घर से बोल के कि मैं अपने दोस्त के यहाँ जा रही हूँ पढ़ाई करने, और चली जाती है रमेश। रमेश के घर जब जाती है, रमेश को सारी स्थिति बताती है। रमेश मान जाता है। रमेश कहता है ठीक है जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन मैं आपको अपनाने के लिए तैयार। शिखा ये बात सुन के काफी खुश होती है कि चलो मान मान तो गए, अब ठीक है। शिखा और रमेश अपने घर में ही, रमेश इसकी मांग में, शिखा की मांग में सिंदूर भर देता है और बोलता है कि मेरी और आपकी शादी हो गई।
इनके माता पिता के सामने, रमेश के माता पिता के सामने इनके सिंदूर पड़ता है, बोलता मेरी आपकी शादी हो गई। लड़की बोलती है कि नहीं, आप कहीं वहां चलें, मंदिर में, वहां शादी करें। और नहीं, शादी हो गई। 2 रातें 2 दिन वो उनके घर, रमेश के घर रहती हैं। इनके माता पिता काफी परेशान हो जाते हैं, कहाँ गई कहाँ गई, कुछ पता नहीं चलता। लड़की डर के मारे घर नहीं जा रही थी, क्योंकि इसने सिंदूर अपने लगा लिया। कहीं मेरे पिताजी और मेरी माताजी मुझे मारे। लेकिन शिखा बहुत ही एक इनवर्ट टाइप की लड़की थी, जिसको दिन दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं था। शिखा ने ये कबूल लिया कि चलो घर तो जाना ही पड़ेगा। किसी तरह मम्मी पापा के पास इनके पेरेंट्स छोड़ने गए और उनको बोला कि हमने, मेरे लड़के ने इनसे शादी कर ली है और हम इसको अपनाने के लिए तैयार हैं। शिखा के माता पिता ने बोला ठीक है, अब आप जाएं, हम सोच के बताएंगे। बहुत लड़की को मारा। लड़की ने कबूला कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है और मैं प्रेग्नेंट हूं, इसलिए मैं इसे शादी कर रही हूं, नहीं तो आप लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे। शिखा की मम्मी और पापा इतने सीधे गऊ, जो गऊ जिस तरह सीधी होती है उतने सीधे थे। लेकिन फिर भी इसकी असर कुछ नहीं हुआ। शिखा के मम्मी पापा ने ये सोचा कि क्यों ना हम शिखा को गांव ले जाके, ये इटावा से और आगे किसी गांव में रहते थे, 150 किलोमीटर दूर, वहां जाके इसको हम प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करा दें और ये फिर से हम कर लें शादी। तो ये कोई कानूनी शादी थोड़ी थी, ये तो घर में सिंदूर डाल दिया शादी मान ली, ऐसी ये थोड़ी होती है। लेकिन लड़की जाने के लिए बिल्कुल राजी नहीं थी, क्योंकि लड़की को ये पता था को कि अगर मैं गई तो मेरी शादी यहाँ से भी टूट जाएगी और मुझे गांव में ही रख लिया जाएगा। मम्मी पापा से बहुत डरती भी थी और बहुत इन्वर्ट थी। लेकिन किसी तरह से इसके मम्मी पापा के ऊपर नहीं चली और मम्मी पापा ने इसको वही छोड़ दिया। उसने कहा अब आपको जो करना है करो, मेरी तरफ से आप एकदम फ्री हो। लड़की ने जो सामान लेना था लिया, उठाया और सीधे रमेश के घर चली गई। रमेश के घर जाके वहां रहने। अब रमेश दिन भर दारू पीता था, कोई काम करता नहीं था। दिन भर दारू पीना, दिन भर नशे की लत में रहना, इधर घूमना उधर करना। जो प्यार उस समय वो जताता था, अब वो प्यार भी खत्म। कुछ दिनों के बाद, 2 महीने 3 महीने के बाद इसकी डिलीवरी होती है। अब डिलीवरी होती है 2-3 महीने के बाद, तो लोगों को ये होने लगता है कि अरे शादी तो अभी हुई है, अब डिलीवरी कैसे हो गई। फिर लोगों को पीछे का वक्त पता चलता है, लोग शांत हो जाते हैं। इनकी लड़की होती है, लड़की हुई है। अब लड़की को भी देखना है, इसकी माँ को भी देखना है, पैसे भी नहीं है। माँ बाप कहते थे इससे काम कर लो, ये काम कुछ नहीं करता था। किसी एक प्राइवेट संस्था में लगा हुआ था, यहाँ से 5-6 हजार रुपया आ जाता था, जो रिकवरी का काम होता है वो करता था लड़का। अब रिकवरी के काम में कितने पैसे आते हैं ये भी आप बता। लेकिन शिखा ने ये सोचा कि मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। जब शिखा ने धीरे धीरे इनकी घर का रवैया देखा और सब कुछ देखा, तो शिखा को ये एहसास होने लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैंने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है। लेकिन अब मरती क्या नहीं करती। उसने कहा जो होगा देखा जाएगा, मुझे यही रहना है, इसी के साथ रहना है और रमेश को साथ ही, रमेश को सुधारने। रमेश दिन भर नशे के दर में तरबतर रहता था और दिन भर नशा करता था, दोस्तों में घूमता था, रात को आके नशा करके सोता। शिखा ने सोचा कि इसको किस तरह से क्या क्या किया जाए कि ये चेंज हो जाए। लेकिन ये चेंज हो ही नहीं रहा था। इन द मेन टाइम बच्चा भी पालना था, बच्चा भी पालते पालते इसको, शिखा को घर वाले जो रोटी रोजी दे देते थे खाने पीने के लिए, या जो इनके माँ बाप जो दे देते थे, यानी शिखा के मम्मी पापा जो कुछ थोड़ा बहुत ला के दे देते थे, उसी से ये खाती पीती थी और इनका खर्च। इनके पास कुछ नहीं सोर्स था। लेकिन इन द मीन टाइम क्या हुआ कि शिखा ने ये सोचा कि इस तरह कब तक काम चलेगा। शिखा ने कुछ दोस्ती अपने दोस्तों से की और दोस्तों से बात करने लगी। दोस्तों से बात करके किसी दोस्त ने ये सजेशन दिया कि एक बच्चा और दो,
तब आपके पति में आपका प्यार जगेगा और आपके साथ वो रहेंगे और वो नशा भी छोड़ देंगे। उस शिखा ने ये भी काम करके देख लिया, लेकिन जब सेकंड इश्यू हुआ, वो और ज्यादा दारू पीने लगा क्योंकि वो भी लड़की हुई। अब जब वो भी लड़की हुई तो इतना ज्यादा दारू पीने लगे रमेश जी कि हद से भी ज्यादा। अब तो बाहर दारू पी के सड़क पर लेटना और गाली नलियों में गिरना, गाली गलौज करना, घर आके अपनी वाइफ शिखा को मारना पीटना, बच्चों को मारना पीटना, इस तरह की हरकतें ये धीरे धीरे दिन गुजरते गए, सब कुछ बढ़ता गया। अब 2014 से 2018 2016 की बात है। 2016 में शिखा ने ये सोचा कि बच्चे भी छोटे छोटे हैं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये कुछ नहीं दे। शिखा ने काफी ट्राई किया और काफी ट्राई करने के बाद इसको शिखा को एक जॉब मिल जाती है, जो कि एक फैक्ट्री में जॉब मिलती है। उस फैक्ट्री में इसको क्या करना था, इसको केवल जाके कॉल्स करनी थी। कॉल करके वहां से ये कॉल्स होती है लोकल कॉल, कस्टमर कॉल करके ये वापस आना था। सुबह 10 से 5 की ड्यूटी थी। शिखा अपनी ड्यूटी पे जाती थी, 10 से 5 ड्यूटी करती थी, घर आती थी। मंथली पगार इसको मिलती थी 10,000। 10,000 में ये अपने घर खर्चा देखती थी और सब कुछ चलाती थी धीरे धीरे। जब जिस दिन ये पगार लेके आती थी, यानी सैलरी लेके आती थी, उसी दिन इसका पति वो सैलरी ले लेता था और इसको 3-4 हजार रुपए दे देता था। कहता था ये तो आप रखो, बाकी ये हमारे पास दारू पीने के लिए, नशा करने के लिए, ये करने के लिए पैसे ले लेता था। इससे क्या हुआ, काफी दिन ये बातें चलती रही। धीरे धीरे ये सारी चीजें फैक्ट्री के जो मालिक थे मिस्टर अनिरुद्ध, उनको ये सारी चीजें पता चली। मिस्टर अनिरुद्ध को एक सॉफ्ट कॉर्नर था, अपने जितने भी वर्कर्स थे उनके तरफ एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर होता है, किसी भी मालिक को देखता है अपने वर्कर्स की तरफ बहुत सॉफ्ट कॉर्नर होता है। अगर वो लड़की हो या लड़का हो, बहुत ज्यादा परेशानी में होते हैं तो वो कुछ एक्स्ट्रा भी हेल्प करते हैं। इसी तरह मिस्टर अनिरुद्ध ने ये सोचा कि ये बहुत परेशान है, इनका पति इसको पूछता नहीं है, तो एक्स्ट्रा भी उसको हेल्प करने लगे। कभी कुछ पैसे ज्यादा दे देते थे, कभी कुछ खाने पीने का सामान दे देते थे, कभी कुछ और दे देते थे। शिखा की एज और फैक्ट्री के मालिक के एज में कोई ज्यादा अंतर नहीं। शिखा जो थी, माल जो फैक्ट्री का मालिक था, वो शिखा की तरफ इंक्लाइन। शिखा भी अब थोड़ा देर तक रहने लगी वहां, ऑफिस में काम करने लगी। कभी 7 बजाते थे, कभी 6 बजाते, 7 बजे से ज्यादा नहीं, काम करके चले गया। अब शिखा ने ये सोचा कि मैं मालिक की तरफ इंक्लाइन होती है, मालिक से उसने सब कुछ अपना घर की चीजें सब बयान करना चालू किया। एक सही दोस्त समझ के कि ये मेरा मिस्टर अनिरुद्ध जो है सही दोस्त हैं, इनको सब हम बता देंगे तो ये हो सकता है कुछ मेरी हेल्प करें। वो सब कुछ शिखा अनिरुद्ध को बताती थी और हेल्प की बजाय वो उसका एक नाजायज फायदा नहीं उठाते थे, बल्कि उसको एडवाइस करते थे कि आप इस तरह करो, आप ये करो, आप वो करो। लेकिन शिखा किसी भी तरफ जाने के लिए राजी नहीं होती थी। यहां तक कि शिखा को उसने ये भी एडवाइस दिया कि अभी कोई चीज बिगड़ी नहीं, अभी दोनों बच्चे आप छोटे हैं और दोनों ही आप संभाल सकती हो, फैक्ट्री में आप काम कर रही हो। अपने इस पति से जो कि शराब पीता है रमेश, इससे आप डाइवोर्स ले लो। लेकिन इसको ये बात समझ में नहीं आई शिखा को। क्यों नहीं समझ में आई? शिखा को केवल 2 चीज का जुनून था। जुनून ये था कि रमेश की जो जायदाद है, जो घर है, वो मेरे नाम हो जाएगा और रमेश कुछ करे ना करे, रमेश के ही लिए मैं जीऊंगी। क्यों? क्योंकि रमेश ने इसकी इज्जत को शादी से पहले खराब कर दिया। ये 2 चीजों का जो मिश्रण था, इसको करुता था और शिखा को किसी भी तरफ का नहीं रखा। शिखा हर डिसीजन लेने में बहुत ही स्लो होती। अब पहले तो शिखा इनवर्ड थी, अब शिखा आउटवर्ड है। यानी शिखा अब अपने हस्बैंड यानी रमेश को काफी
जवाब भी देने लगी, यहाँ तक कि अपने शास्त्रों को भी जवाब देने लगी और हर चीजें जवाब पे चलती। अब रमेश के जो माता-पिता थे, वो भी कोई ज़्यादा धड़ल्ले नहीं थे। अब वो सीधे शिखा के घर जाते और उनसे कहते कि आपसे दहेज तो हमने कुछ लिया नहीं है, ये कुछ किया नहीं है, वो कुछ किया नहीं है, लाख रुपए दे दीजिए। इस तरह करते-करते करीब 7-8 लाख रुपया ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करते ये लोग इकट्ठा करते और 7-8 लाख रुपया उनसे ले लिया। ये सारी बातें शिखा को पता थी, लेकिन शिखा करे क्या? क्योंकि शिखा ने ज़रा-सी भूल के लिए अपने माता-पिता को भी दरकिनार किया और अपने बड़ी दीदी का कुछ भी नहीं ध्यान रखा, उसको भी दरकिनार किया। हालाँकि बड़ी दीदी की शादी हो गई थी, काफ़ी अच्छी जगह हुई, लेकिन इस तरह की शादियाँ जो हैं ज़्यादा चलती नहीं हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा था। बहुत ज़्यादा मशहूर होने लगी इस तरह क्योंकि अब वो अनिरुद्ध की तरफ काफ़ी इंक्लाइन अनिरुद्ध को दिल से प्रेम करने लगी थी, लेकिन वो कोई डिसीज़न लेने में बहुत ही नकारती थी और कोई डिसीज़न लेने में बहुत टाइम लगता था। अनिरुद्ध ने एक दिन शिखा को बोला, देखो अगर आप डिसीज़न ले सकती हो, तो मेरी फैक्ट्री में काम करो, अगर आप डिसीज़न नहीं ले सकती हैं, प्लीज़ कल से आप हमारे फैक्ट्री में मत आना। ये बात थी 22 दिसंबर 2020 की। उसने शिखा ने फैक्ट्री में जाना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको ये शिखा जो थी ना, एक इगोइस्टिक लड़की थी। ये पता नहीं अपने आप क्या समझती थी। ये समझती थी कि मेरे जैसा सुंदर, मेरे जैसा धनवान, मेरे जैसा लर्नेड और मेरे जैसा अक्लमंद कोई नहीं है। जबकि शिखा ये सारी चीजें गलत सोचती थी। क्यों? क्योंकि उसकी गलत सोच कैसे बनी? ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी कई सोशल एक्टिविटीज में काफी इन्वॉल्व रहती थी और इतने वहां पे सोशल एक्टिविटीज में इतना ज्यादा मिस यूज करती थी उसका कि इसके दिमाग में खुराफात के सिवा कुछ नहीं है। अच्छी चीज भी इसको बुरी लगे और बुरी चीज तो बुरी लगनी ही थी। शिखा ने फिर ये सोचा कि हमने तो वहां डिसीजन ले लिया है और रमेश को बोला कि हमने वो छोड़ दिया है, हम कुछ नहीं कर सकते। रमेश ने इमीडिएट काउंटर किया और बोला कि अपने पिताजी से 10 लाख रुपए मांगो, मैं यहाँ हूँ। पिताजी से इसने 10 लाख रुपए मांगे। पिताजी ने कहा मेरे पास पैसे तो है नहीं, मैंने तुम्हारे दोनों बच्चों के लिए जो बच्चियां थी उनके लिए अपनी पेंशन से मैंने कोई एफडी कराई थी, वो एफडी आप तोड़वा लो और जो मन में आए करो। दोनों एफडी आपकी 5-5 लाख की एफडी थी। दोनों एफडी शिखा ने तोड़वाई और तोड़वाने के बाद उन्हें एक होटल खोला और ये होटल खोला कि होटल मतलब रेस्टोरेंट, ढाबा, रेस्टोरेंट खोला कि शायद ये रेस्टोरेंट चले, शायद नहीं पक्का ये रेस्टोरेंट चलेगा और इनका जो दुख दूर है, सब कुछ दूर हो जाए। लेकिन जब वो रेस्टोरेंट चला नहीं, कुछ दिनों के बाद रेस्टोरेंट में भी दारू पीना, बैठना, जो ग्राहक आए उसको भगा देना, शिखा बहुत परेशान होने लगी। शिखा इतनी परेशान रहने लगी कि न तो अपने माता-पिता को ये बात बोल सकती थी, न तो अपने भाई को बोल सकती थी, न तो अपने फैक्ट्री मालिक को बोल सकती थी, ना तो अपने किसी बेस्ट फ्रेंड को बोल सकती थी। इसके बेस्ट फ्रेंड भी 2-4 बने थे। वो बेस्ट फ्रेंड भी ऐसे बेस्ट फ्रेंड थे, जो कि काम से काम रखते थे, उसके बाद उसको पूछते भी नहीं थे। लेकिन फिर हुआ क्या? धीरे-धीरे शिखा एक तरह से फैक्ट्री मालिक से भी अलग हो गई। अपने जो रेस्टोरेंट इसने खोल रखा था, रेस्टोरेंट पे इसने काफ़ी दिमाग लगाना चालू किया और दिमाग इस तरह का लगाना चालू किया कि इसका दिमाग जो है, वो बिल्कुल खाली था। क्यों? क्योंकि ये मास्टरमाइंड थी फेसबुक की और इंस्टाग्राम की। फेसबुक और इंस्टाग्राम की ये मास्टरमाइंड इसलिए कह रहा हूँ मैं, कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे इसने केवल रील्स देख के और केवल अपने को ये समझ के कि मैं इंस्टाग्राम की मालकिन हूँ और फेसबुक की मालकिन हूँ, जो चाहूँ यहाँ कर सकती हूँ, अपने को बहुत ऊँचे पद पे ले जाना चाहती थी। वो ये चाहती थी कि मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाती हूँ, मेरा जो बॉस है,
वो बॉस भी इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे मुझे टैप नहीं कर सकता। हालांकि उसका जो बॉस था अनिरुद्ध, मिस्टर अनिरुद्ध ने उसी दिन 20 दिसंबर 2020 को ही इसको हर जगह से ब्लॉक कर दिया। यानी हर तरफ से, चारों तरफ से इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक, नंबर डिलीट्स, हर जगह से इसकी पूरी फैमिलीज को डिलीट मार दिया था। कोई लेना देना नहीं था। क्यों? क्योंकि होता ये है कि शादी के बाद अगर आप फैक्ट्री में छोड़ने के बाद अगर आप किसी भी तरह से इन्वॉल्व होते हैं तो गलती फैक्ट्री मालिक की कहलाती है और फैक्ट्री मालिक को जेल भी हो सकती है। इसलिए फैक्ट्री मालिक ने सब कुछ अलग, फैमिली रिलेशंस अलग कर दिए, सब कुछ अलग कर दिया। कोई लेना देना भी बंद कर दिया, ना तो कोई फोन कॉल, ना ही कोई पैसे का लेन देन, सब बंद। इस समय उसकी हालत ऐसी हो गई कि दर बतर की ठोकरें खाने से बेहतर था कि जो उनके पास, शिखा के पास पैसे आते थे उसी पैसे से ये अपना रोजगार चला। 5 लाख एक खत्म हो गए, 5 लाख जो दूसरे थे वो भी तोड़वा ली एफडी, और वो भी तोड़वाने के बाद उसमें से भी लाख 1.5 लाख बचे होंगे। और इस समय की ये हालत है कि कुछ नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि उस घर के ऊपर जो ये चाहते थे कि घर हमारा हो जाए, उस घर का जो एक पोर्शन था, उस पोर्शन को अपने नाम कराने के लिए रमेश ने अपनी माता से बोला, तो इसकी माता ने बोला कि भाई 50,000 तो मुझे चाहिए, 1 लाख आप इसके नाम पे लगेंगे, इसको कन्वर्ट कराने में, मैं आपको करके दे दूंगी। उसने शिखा को बोल के उसके पिताजी से 1.5 लाख और मंगवाए, 50 अपनी माँ को दिए, 1 लाख में काम किया। और काम करने के बाद आज भी इनके पास वो मकान भी नहीं है शिखा के पास। क्यों मकान नहीं है? क्योंकि उस मकान को इसके रमेश के माता पिताजी ने किसी पंडित से, जो इनके रिलेशन में जो उनके पंडित हुआ करते थे, उससे वो मकान हड़पा हुआ। हड़पा मीन्स जबरदस्ती लिया हुआ है, जबरदस्ती साइन सिग्नेचर करके लिए हुए। इसलिए वो मकान में जो भी काम होता है फलता फूलता नहीं। ये इस तरह की कहानी से इतना टचवुड निकलता है, इतना सेंसिटिव निकलता है कि इस लड़की ने, शिखा ने, एक तो अपनी बड़ी बहन की जिंदगी खराब कर दी, दूसरा अपने भाई की जिंदगी खराब कर दी, तीसरा माता पिता को कुछ नहीं माना, और चौथा अपने को पता नहीं है नूर की परी मानती थी, जिससे इन्होंने फैक्ट्री मालिक को नहीं माना और फैक्ट्री मालिक भी अलग हो गया। और आज ये कहीं की भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसके दिमाग में इस तरह का फतूर घुसा हुआ है कि मैं बहुत कुछ हूं। अब देखना यह है कि ये जोड़ी कितना आगे जाती है। क्यों? क्योंकि रमेश दारू पी के पड़ा रहता है, रमेश को कोई लेना देना नहीं है। ढाबा चले, रेस्टोरेंट चले ना चले, घर में बच्चे पढ़े न पढ़े, क्योंकि बच्चे भी दोनों इंग्लिश मीडियम में हाई फाई स्कूलों में पढ़े। सबसे बड़ी गलती धीरे धीरे शिखा ने ये की कि शिखा ने अपने को स्टेटस बनाए रखने के लिए एक, यानी कि आप कह लो कि फैमिली में या समाज में एक स्टेटस बनाने के लिए बहुत कुछ हाई फाई करने लगे। हर सेशन में, हर सीजन में उसको नए कपड़े चाहिए, डेली नए कपड़े चाहिए। शिखा ने भी काफी अपने आप को बर्बाद किया था। अब कुछ तो उसको हेल्प हो जाती थी उनके मालिक से, कुछ उसकी हेल्प हो जाती थी यहाँ से पैसों से, माता पिता से। इनके माता पिता ने भी हेल्प करना बंद कर दिया, मालिक ने भी हेल्प करना बंद कर दिया। शिखा आज के दौर में मेंटली टेंस्ड, शिखा आज के दौर में मेंटली इसलिए टेंस्ड है कि एक तो दिन भर दारू पी के पड़ा रहता है, न तो रेस्टोरेंट चल रहा है, न तो बच्चों की तनख्वाहें निकल रही, फीस निकल रही है, और न ही इनका रेस्टोरेंट आगे जा रहा है। प्लस क्या करें? शिखा को समाज में अपने आप को बनाए रखना। अब समाज में कब तक बनाए रखोगे? कब तक झूठी चीजें से आप समाज को अपने साथ रखोगे? क्योंकि इनकी जो शिखा के नंदे हैं, वो नंदों ने भी बहुत ज्यादा इनके ऊपर प्रेशर दे रखा है। क्यों प्रेशर ये दिया हुआ है कि हमें भी पैसा चाहिए, इस घर का बंटवारा। उस घर के बंटवारे के पीछे इन सबकी आंखें खराब हुई पड़ी है, और शिखा इस समय एकदम से प्रेशराइज में है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है,
और उसकी जो हेल्थ है डे बाय डे ज़ीरो होती जा रही है और अपने आप को सँभाल नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि पहले तो उसके पास कोई मॉरल था, किसी से वो बात कर लेती थी, कोई उनको समझा देता था, कोई उनको राय दे देता था। आज उसके साथ कोई भी नहीं खड़ा हो। ऐसी लड़की के साथ यानी ऐसी शिखा के साथ कोई इंसान खड़ा भी नहीं होना चाहता है, जो कि किसी का कहना भी नहीं मानती है। लोग ये कहते हैं अब आपको जो करना है करो, हम पीछे हटते हैं। यानी सब धीरे-धीरे करके पीछे हट गए। आज शिखा अपनी लड़ाई लड़ रही है। देखना ये है कि वो अपनी लड़ाई में कामयाब होती है कि नहीं होती है। इधर रमेश ने तो ये सोच लिया है, मुझे कोई काम नहीं करना है, मुझे केवल दारू पीना है और ये जो मेरी बीवी है, इससे मुझे पैसे लेने हैं, उसका जेवर बेचना है, उसका और भी कुछ है वो बेच-बाच के मैं यहाँ पे ऐश तो इस तरह से ये देखा है कि जब दारू किसी के बीच आ जाती है, या तो दारू रहती है या तो इंसान रहता है। और दारू पीने के बाद रमेश एकदम सब कुछ भूल जाता है और हैवान हो जाता है। सुनने में तो ये भी आया है कि शिखा और रमेश में आजकल बनती नहीं है, लेकिन देखिए क्या होता है आगे चल के। अब इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझे बताएँ ताकि इस तरह की कहानी मैं आपको और बताया करूँगा और आपके लिए लेके आऊँगा। लेकिन दिल दहलाने देने वाली बात ये है कि लड़की को यानी शिखा को इगोइस्टिक नहीं होना चाहिए था। अगर इगोइस्टिक नहीं होती और वो अपने जो फैक्ट्री मालिक थी उससे बना के रखती, तो आज शिखा कहीं न कहीं खड़ी होती। उसके साथ कोई न कोई डेफ़िनेटली खड़ा होता और उसको कोई सजेशन देता। आज वो हर जगह से महरूम है, महरूम अपनी गलतियों से। किसी ने उसको महरूम नहीं किया, वो अपनी गलतियों से महरूम हुई है। आप इस कहानी को कैसा लगा ये मुझे बताइएगा और मेट्रो टुडे लाइव को चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करें और मुझे बताएं कि कैसा लगा आपके लिए और मैं कहानी लेके आऊँगा ट्रू स्टोरीज़। जय हिंद, जय भारत।